वेलकम टू क्लास नंबर 7। मिडिवल हिस्ट्री में अपने दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए थे। एक था मराठा एम्पायर का और दूसरा था सिख गुरु। तो 10 सिख गुरु हैं, उनके बारे में लगभग सवाल दिख जाते हैं। कई बार स्पेसिफिक गुरु के बारे में पूछ लेते हैं कि फिफ्थ गुरु कौन थे, सिक्स्थ गुरु कौन थे, वो चीज़ें। तो उनको सीक्वेंस में याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मराठास में बहुत सारे हैं इसमें, है ना। शिवाजी के बाद से लेके बहुत सारे इनके रूलर्स आए थे। कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक अपने ट्रीटीज वगैरह होती हैं, बैटल्स हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि कोई भी एक आप कैरेक्टर ले लीजिए हिस्ट्री में, उनके बारे में आप चाहे जितना डिटेल में चाहे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अपने को थोड़ा सा कंटेन करना पड़ता है ना, लिमिटेड होकर पढ़ना पड़ता है। तो मराठास का जो लगभग था टाइम पीरियड, कह सकते हैं 1674 से लेके 1818 तक का टाइम पीरियड था। तो स्टार्टिंग अगर देखें तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के पीरियड से ये लगभग शुरुआत हो रही है, उसके टाइम से शुरुआत हो रही है। तो शिवाजी और औरंगजेब का बहुत डिटेल्ड इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत सारा मटेरियल है इसमें पढ़ने के लिए ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हमें चेरी पिक करनी पड़ेंगी। तो शिवाजी की अगर यहाँ पे बात करें तो उनके माता पिता एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई, ये इनके पिताजी थे, ये इनकी माता जी थी। तो कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी जो थे वो किस डायनेस्टी के थे, तो वो भोसले डायनेस्टी के थे। तो एक चीज तो यहाँ से बनी। फिर एक सवाल था, उसमें पूछा था कि इनके टीचर कौन थे। तो टीचर थे इनके समर्थ रामदास, और इनके गार्जियन गार्जियन थे इनके दादाजी कौंदादेव। इनके जो एक गार्जियन है कौंदादेव, यही इनके पिताजी की जो जागीर थी उसे संभालते भी थे। तो इनके जो पिताजी थे वो किसी दूसरे रूलर के यहाँ पे एक काइंड ऑफ मिनिस्टर जैसे थे। उसके बाद से फिर उन्होंने अपना ये शुरू किया था। तो उनका उस समय तो जागीर होती थी कि लैंड जो उस समय दे दिया जाता था, वो अपने को उसे संभाला करते थे। तो उसके लिए उन्होंने इन्हें रख रखा था। यही शिवाजी के गार्जियन भी कहलाते थे। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो है शिवाजी से रिलेटेड, वो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर ना, और इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। किसके किसके बीच में? शिवाजी के बीच में और मुगल आर्मी के बीच में। तो जो उस समय जो औरंगजेब था, उसने आई थिंक एक राजपूत किंग था जय सिंह, उसको भेजा था शिवाजी को कैप्चर करने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में वो सक्सेसफुल भी हो गया था। वो उसके बाद ये ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। तो समझौते के तहत इसमें शिवाजी को अपने कुछ जो फोर्ट थे उनको छोड़ना पड़ा था, और कुछ आर्मी या कह सकते हैं उनके जो कुछ सोल्जर्स थे उनको देना पड़ा था मुगल्स को, कि ये जो है आपको सेफ गार्ड करेंगे बाकी के अटैक से। तो उस समय अटैक्स क्या हो रहे थे, जब हमने पिछली क्लास में भी देखा था, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का कारण ये था कि अफगान इन्वेजन शुरू हो गया था। तो नादिर शाह आ रहा था, नादिर अली, वो नहीं, एक क्या नाम था उसका ना, अहमद शाह अब्दाली आ रहा था। तो इन लोग के फ्रिक्वेंट अटैक्स हो रहे थे। तो मुगल एम्पायर एक तो उससे वीक हो रहा था, और अ, अपने आप को बचाने के लिए आसपास के जो रीजन थे, तो खासकर मराठास थे, इनके साथ इनको भी ट्रीटी करनी पड़ रही थी। तो नॉर्मली अगर देखें तो ऐसा देखा जाता है कि मराठास और मुगल जो थे वो बहुत धूर विरोधी थे। तो ऐसा पूरी तरह से भी सही नहीं है। कई कई जगह पे कई सारी ट्रीटीज हुई हैं, शिवाजी के बाद भी हुई हैं, उनके जो बाकी के रूलर्स थे, जहाँ पे मुगल्स के साथ समझौते थे, जिसके बदले उनको जमीन जायदाद मिलती थी, और वो लोग अफगान इन्वेडर से मुगल एम्पायर को बचाते थे। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं। फिर शिवाजी के बारे में और बात करें तो कोरोनेशन, मतलब उनकी जो हिंदी में कहते हैं ताजपोशी, ताजपोशी जो थी वो रायगढ़ में हुई थी। रायगढ़ ही शिवाजी का कैपिटल भी था। और ताजपोशी का जो साल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल पूछा हुआ है। तो रायगढ़ उनका कैपिटल था। किस साल में उनकी ताजपोशी हुई थी? 1674 में। अष्ट प्रधान या 8 मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके रहते थे, और उसका जो हेड होता था उस समय, उसको वो लोग कहते थे पेशवा। फिर इनके जो सक्सेसर्स थे, तो इनके शंभाजी एक बेटे थे और राजा राम बेटे थे, और जो शाहू जी हैं वो शंभाजी के बेटे थे। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी है ना, कि शंभाजी जो है उनको मार दिया था औरंगजेब ने, और उनके जो बेटे थे शाहू, उनको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद फिर राजा राम थे, इनको संभालना पड़ा था एम्पायर, और इनकी जो विडो थी उन्होंने अपने बेटे को फिर सौंपा था। बाद में जब शाहू जी रिलीज हुए तो फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। तो वो जो लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ खेड़, और ये थी 1708 में। तो बैटल ऑफ खेड़ मराठास की ही आपस में हुई थी। तो कह सकते हैं कि चचेरे भाई आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे शाहू जी थे, और जो अपोजिंग में थे राजा राम की वाइफ थी, नाम उनका भी मुझे याद नहीं आ रहा, और उनके जो बेटे थे।
तो शाहू जी और उनकी लड़ाई थी, उसके हिसाब से फिर इनको अपना बांटना पड़ा था राजपाट। तो शाहू जी कुछ क्षेत्र संभालते थे, तारा देवी, ताराबाई या तारा देवी ऐसा नाम था उनका, उनको दूसरा क्षेत्र संभालना पड़ा था। तो एक तो ये बैटल हो गई। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर समझ में आ गया, शिवाजी और मुगल्स के बीच में थी। बैटल ऑफ खेड़ जो था वो मराठास के ही बीच में थी, कह सकते हैं कि राजपाट के लिए उनकी आपसी लड़ाई थी। अब इनके जो ये देखें कि संभाजी हैं, राजा राम है, शाहू हैं, इनसे जुड़ी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक लाइट रीडिंग, जस्ट एक दो पैराग्राफ की आपको मिल जाएगी बुक में, तो उसको एक बार आप बस देख लेना, तो जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो थोड़ी सी आपको और क्लियर हो जाएगी। तो ये बात हुई शिवाजी का टाइम पीरियड। अब इसके बाद फिर पेशवास का आ गया था ना। तो पेशवा क्या होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था उनका अष्ट प्रधान थे, उसके कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो हुआ करते थे। तो पेशवा राज फिर चलने लगा। पेशवाज में भी सक्सेशन होता था कि पिताजी थे, फिर उनका जो बेटा था वो पेशवा हो जाता था। तो स्टार्टिंग जो पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे। और क्या खासियत थी इनकी कि जब शाहू जी जो थे उनको छुड़ाया गया था औरंगजेब से, तो उसके बाद जो भी उस समय मराठा किंगडम था उसका हेड बनाने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी की हेल्प करी थी, मदद करी। तो उस समय फारूक सियार जो थे वो मुगल एम्परर थे। तो औरंगजेब के बाद की बात है, तो फारूक सियार तो बाद में थे। तो लेटर मराठास का ये लगभग टाइम पीरियड था। फिर नेक्स्ट थे जो पेशवा इंपॉर्टेंट, वो है बाजीराव। ये बहुत फेमस, सबसे पावरफुल पेशवा माने जाते हैं उस समय के, ग्रेटेस्ट पेशवा कह सकते हैं उनको। और गुरिल्ला टेक्टिक्स के ये बहुत कह सकते हैं कि नामचीन थे शिवाजी के बाद ना। शिवाजी को सभी लोग जानते हैं कि गोरिल्ला टेक्निक्स जो है वो अपनाते थे। अब ये जो गोरिल्ला टेक्निक है, इसके लिए भी इसके पायोनियर शिवाजी को कह सकते हैं कि उन्होंने अप्लाई तो इसका शुरू किया था, लेकिन इसका जो इनिशियल कंसेप्ट था, ब्रेन चाइल्ड था, वो अहमदनगर में कोई मलिक करके कोई था, उसने उस कंसेप्ट को कह सकते हैं कि सोचा था। शिवाजी ने हालांकि उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो पायोनियर शिवाजी को माना जाता है। तो शिवाजी के बाद बाजीराव ऐसे व्यक्ति थे जो कि लड़ाई में गुरिल्ला टेक्निक को अच्छे से अपना पाते थे। और मराठा पावर इन्हीं के टाइम पे जेनिथ, जेनिथ इंग्लिश में होता है, क्या मतलब होता है जेनिथ का अमर? हाँ बिल्कुल, पीक पर, टॉप पर, करेक्ट। तो उस समय इनका मराठा पावर जो था, बाजीराव जो पेशवा थे उस समय टॉप पर था। फिर नेक्स्ट इनके नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव थे, इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव, इन्हीं को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखी थी, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखी, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हुई थी लगभग 1761 में। किसके बीच में? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के फोर्सेस के बीच में। और इसमें मराठास को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि उसी की वजह से फिर एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। तो ये सब फॉरेन इन्वेडर्स थे, अफगानी इन्वेडर्स इनको बोल सकते हैं। तो मराठा पावर भी वीक होता गया, मुगल पावर तो उस समय वीक हो ही रहा था। ये सारी बात हुई पेशवास की। दो इंपॉर्टेंट थे, बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये कुछ नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खेड़ ये इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हुई मराठास की। और भी बहुत सारी डिटेल है, मतलब इनके लीनिएज में अगर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो चला जाएगा। किताबों में भी उतना ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है, और हमें भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। खैर, अब आगे चलते हैं। ये बात हुई मराठास की। अब सिख गुरु की बात करते हैं। तो सिख गुरु में जो गुरुज थे उनका जैसे सवाल देखने को मिले कि डायरेक्ट नाम पूछ रहे हैं कि बताइए फिफ्थ गुरु कौन थे, नाइन्थ गुरु कौन थे, सेवंथ गुरु कौन थे, इस तरह से। तो टोटल हमें पता है कि 10 गुरु हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनका सीक्वेंस कैसे याद रखें। तो जो अपने सिक्स स्टूडेंट है उनको तो याद हो ही जाएगा, बाकी लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, या मैं कैसे याद रखता था। तो इसका भी मैंने एक अपना एक वो बना रखा था, एक्रोनेम बना रखा था, छोटा सा नेमोनिक बना रखा था। फर्स्ट लेटर में देखता था, तो नानक जी से स्टार्ट हुए थे और गुरु गोविंद सिंह लास्ट थे। ये दो तो याद हो जाते हैं, बीच में सीक्वेंस भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता। तो NAARA, ये हो गया नारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इसको याद रखता था, यहां नीचे लिख लेते हैं नारा। और फिर THH, WWF का बहुत फेमस फाइटर होता था THH, और आखिरी में TG। ये सीक्वेंस हो गया। ये तरीका था मेरा याद रखने का कि नारा हिंदी का नारा हो गया, THH वो फाइटर हो गया, और TG बस थोड़ा सा आगे ऐड करना होता था, क्योंकि जी तो पता ही है
गुरु गोविंद सिंह के लिए है, और टी तेग बहादुर टी से एक ही नाम था, तो इनको दोनों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच वाले मिस हो जाते थे क्योंकि ए 3 बार आता है, एच 3 बार आता है, तो सीक्वेंस याद नहीं हो पाती थी। तो एक तो ये तरीका है सीक्वेंस एटलीस्ट याद रखने का। अब ये 3 एच आ रहे हैं तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि यार एच के बाद तीनों एच साथ में आ रहे हैं, तो उस तरह से फिर थोड़ी मेहनत करके इसको देख सकते हैं। पर ये मोटे मोटे फौरी तौर पे 10 नाम याद करने का मेरा तरीका था। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो गुरु नानक जी थे, वो तो फाउंडर थे सिख रिलीजन के, ये बात सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिखी थी। गुरुमुखी मतलब नानक जी की जो बायोग्राफी थी वो। तो गुरु अंगद ने लिखी थी नानक जी की बायोग्राफी। फिर आते हैं गुरु अमरदास। तो सती प्रथा हो, पर्दा सिस्टम हो, इस सबको इसके अगेंस्ट वो फाइट करते थे, और सिख समाज में 22 गद्दियां करके उनका अपना सिस्टम चलता है, तो वो उन्होंने स्थापना करी थी। फिर है गुरु रामदास। इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि अमृतसर सिटी जो है उसका इन्होंने फाउंडेशन रखा था, और जो जमीन वगैरह थी आप देखेंगे अकबर ने उनको उस समय ग्रांट करी थी, तो लगभग अकबर के ये कंटेम्प्रेरी हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं गुरु अर्जन देव। इन्होंने जो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वो उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और आदि ग्रंथ या फिर कह सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसको इन्होंने कंपोज किया था, तो ये उनका इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ माना जाता है सिख रिलीजन में। फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो अकाल तख्त जो है उसकी इन्होंने स्थापना करी थी, और अमृतसर को फोर्टिफाई इन्होंने किया था। फिर गुरु हर राय हैं, ये दारा सिखों के कंटेम्प्रेरी थे। फिर हरकिशन है, लास्ट में तेग बहादुर हैं, और फिर सबसे आखिरी गुरु गोविंद सिंह। तो वो थे लास्ट गुरु, और उन्होंने खालसा की स्थापना करी थी। खालसा उस समय क्योंकि बहुत सारे अटैक हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो कह सकते हैं कि मिलिट्री ग्रुप था उस समय सिख लोगों का। उसके बाद फिर इनकी गुरुशिप एंड हो गई। तो टोटल 10 हैं। उनको सीक्वेंस एक फौरी तौर पे याद रखने के लिए ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। तो नारा, ट्रिपल एच, टीजी, इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं कि गुरु नानक का तो सब है, सबको पता है, आसानी से बता देंगे कि ये फाउंडर थे। उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृतसर की स्थापना किसने करी थी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण मंदिर अगेन इंपॉर्टेंट। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक लास्ट है खालसा। खालसा की स्थापना किसने करी थी। तो ये इस तरह के अपने सारे गुरु यहाँ पे हो जाएंगे। और भी छोटी छोटी डिटेल रहेंगी इनसे जुड़ी, लेकिन क्वेश्चंस के जब मैं स्कैन कर रहा था तो ये इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगा कि यार बार बार इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको काइंड ऑफ यहाँ पे उसको सम अप कर लिया है। तो मराठास और सिख, इतना अपने लिए जानकारी काफ़ी है एग्जाम को टैकल करने के लिए। और भी डिटेल में कभी फ्री टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 पेजेस का इसमें डिटेल होगा। आप चाहे लूसेंट से पढ़ लें या किसी भी किताब से पढ़ लें, तो वहाँ पे आपको हल्का हल्का सा डिटेल बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो अगर डेटा याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे की हल्की सी बैकग्राउंड या स्टोरी लाइन थोड़ी सी पता हो जाए तो बेटर हो जाता है वो। चलो अब इसके सवाल देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में इन 2 टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई यूरोपियन पावर फ्रॉम होम शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन्स एंड एम्यूनिशन। अब ये सवाल मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ ग्रिड सवाल हो गया। ये कहीं किसी किताब में इस चीज़ का कोई मेंशन नहीं था, पर अपनी एग्जाम में ये लिखा हुआ था। तो अब क्या कर सकते हैं ना, अब या तो शिवाजी की पूरी बायोग्राफी पढ़ी जाए फिर तो ही जवाब दे पाएंगे। आइडिया है इसका? हाँ, उसमें तुक्के मार नहीं सकते, अपने को कोई आइडिया नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका पोर्तुगीज। उनसे इन्होंने जो भी अपना एम्यूनेशन और कैनन्स वगैरह वो अपनी लड़ाई में यूज करते थे, वो पोर्तुगीज से वो लेते थे। तो अब ऐसे सवाल कौन कर पाएगा, है ना, इसकी कोई थ्योरी वगैरह भी नहीं मिल पाती है, पर ये एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि क्वेश्चन साथ में करते जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज रहेगी जो थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो वो क्वेश्चंस में ही अपने को देख के पता चलेगी। जैसे ये हो गया, अब कहाँ इसकी थ्योरी ढूंढने बैठेंगे, पता ही नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगी जो हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन देखा, याद हो गया कि अच्छा जो भी असला वगैरह था इनके, पाउडर, गन पाउडर, दुनियादारी, वो पोर्तुगीज से आती थी, याद हो गया। एक डेटा या एक फिगर यहाँ पे बन गया अपना। इस तरह से तो सवालों के थ्रू बहुत सारा आपका अपग्रेडेशन होता रहेगा जीएस का, तो करना भी ऐसे पड़ेगा। शिवाजी सीडेड द फोर्स टू मुगल्स बाय द ट्रीटी ऑफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, पुरंदर की ट्रीटी हुई थी शिवाजी और मुगल्स के बीच में। उसमें उन्हें बहुत सारे फोर्ट थे वो भी देने पड़े थे, और कमिटमेंट देना पड़ा था कि इतने हजार सोल्जर जो हैं आपके प्रोटेक्शन में हम लेंगे, जो भी इन्वेडर्स आएंगे उनसे लड़ने के लिए।
विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? रायगढ़, यहीं पे उनका ताजपोशी भी हुई थी, वही उनका कैपिटल भी था। नेक्स्ट, चौथ। चौथ क्या है? टैक्स है, ये एक तरह का टैक्स है, उस समय लगता था। तो चौथ का, इसका 1/4 से इसको याद रख सकते हैं। मतलब जो भी उस समय पैदावार होती थी, जो भी उस समय के लोगों की इनकम वगैरह होती थी, उसका एक चौथा हिस्सा देना पड़ता था इनको, जो भी उस समय अपने मराठा, ये जो रूलर्स होते थे उनको। तो ये टैक्स लगाया था शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर डी। गुरिल्ला वारफेयर वॉज पायोनियर्ड बाय शिवाजी, ना। इन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, या कि उसका कह सकते हैं कि उसका यूज करना शुरू किया था, और बहुत अच्छे से यूज करते थे वो। इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एट द एज द छत्रपति? 1674, करेक्ट है ना। रायगढ़ में हुआ था इनका कोरोनेशन। हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत? अगेन ऑफ बीट सवाल था, मुझे दिखा इसलिए मैंने यहां पर डाला, क्योंकि इसमें क्या करें। प्लंडर का मतलब होता है कि जाके लूटपाट करना वहां पे। करेक्ट आंसर था इसका, आई थिंक ट्वाइस था, 2 बार। ये एसएससी का एक्चुअल सवाल है। तो कहीं थ्योरी में पता नहीं कहाँ, जहाँ बहुत डिटेल में थ्योरी कहीं लिखी होगी, शायद वहां पे ये चीज मिले, वरना कैसे ये कोई बता सकता है, कहीं नहीं मिलेगा ये सब कुछ। तो ये ऐसे सवाल आएंगे ना, इसी को टफ बोला जाता है कि भाई पता नहीं कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो इससे जीता नहीं जा सकता। तो इसको अपने को टैकल करना पड़ेगा कि यार कुछ करके किसी तरीके से। इसलिए सवालों को देखते रहना, कि बहुत सारा पोर्शन है थ्योरी में नहीं मिलेगा, वो सवालों के थ्रू ही देखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? अगेन, गुरु नानक से इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बर्थ प्लेस उसमें से एक है। तलवंडी, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। प्रेजेंट, आई थिंक प्रेजेंट पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है, वहां पर कहीं पर ही आता है तलवंडी। तो ये उनका बर्थ प्लेस था। सिख मिलिट्री सेक्ट द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? हाँ, सबसे जो आखिरी 10th गुरु थे, उन्होंने खालसा की स्थापना करी थी, तो गुरु गोविंद सिंह। द सिख गुरु हु रोड गुरु नानक बायोग्राफी? है ना, अंगद देव सेकंड नंबर पर आते हैं, इन्होंने लिखी थी इनकी बायोग्राफी। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज? नहीं, इंडिपेंडेंट सिख स्टेट जो है, गुरु जब हाँ, महाराजा रणजीत सिंह ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। इंडिपेंडेंट सिख स्टेट जो है बाद में बना था, कि गुरु वगैरह कोई रहे नहीं थे, तो जितना भी उस समय का एम्पायर था, या कह सकते हैं उस समय का जो सिख जो कम्युनिटीज थी, वो अलग अलग उसमें बटी हुई थी। अलग अलग छोटे छोटे कबीले कह सकते हैं उनको, है ना, क्योंकि अटैक्स तो लगातार हो रहे थे। तो महाराणा रणजीत सिंह ने सबको इकट्ठा करने का काम किया था। इनके इसमें ही सिख एम्पायर जो था, उसको कह सकते हैं कि वो पीक पर पहुंचा था। इसलिए ये उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। तो सारे गुरु गोविंद सिंह के बाद ये आए थे ना, उसके बाद इनका जेनेसिस होता है, महाराजा रणजीत सिंह। पूरे पंजाब रीजन, इधर पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, पूरे में इन्होंने कह सकते हैं एकजुट करने का काम किया था। तो सिख एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं ये। विच इज द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन? गुरुमुखी नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब है। अभी लेटेस्ट न्यूज में भी बहुत सारा था कि उसको सैक्रिलेज से रिलेटेड आया था, कि उसको कह सकते हैं कि कोई असामाजिक तत्व थे जो भी थे, उन्होंने उसको डैमेज करने की कोशिश करी थी। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ये इनकी रिलीजियस सिख रिलीजन की इंपॉर्टेंट बुक है। गुरुमुखी तो वो है, उनकी बायोग्राफी है नानक जी की, यही अंगद अंगद गुरु अंगद ने लिखी थी। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? रामदास, करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी अमृतसर की।